अब क्या बताऊं मम्मी, मेरे जीठ जी की शादी होगी ही होगी। अरे तो तू अपनी कोई तिगड़म बिठा जिससे वो शादी ना करे और पूरे घर पर तेरा ही राज हो। क्या मम्मी, आप मुझे कमजोर समझती है क्या? मैंने साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के देख ली, तब तो इतने साल खींच ली। लेकिन अब क्या करे, जब सास ससुर राजी तो क्या करे ये काजी। मेरी बेटी उस घर में पटरानी बनकर रहेगी। हाय, मेरा ये सपना क्या सपना ही रह जाएगा। नहीं मम्मी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पहले होने तो दो प्यारे जीठ जी की शादी। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया तो बस। अब आप भी सोच में पड़ गए क्या? तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं और समझाते हैं आखिर माजरा क्या है। आइए आइए, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ लगभग 3 साल पहले। घर में सब लोग एक दिन जब हॉल में बैठे थे। देखो विशाल, मैंने पहले ही तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, क्योंकि आजकल के बच्चों के आगे माँ बाप की इज्जत की कोई वैल्यू तो है नहीं। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। सुनिए जी, अगर हो सके तो देखो तो। मतलब तुम भी बेटे की भाषा बोलने लग गई। वाह गीता वाह। अब क्या करूं, माँ का दिल है। ये सब इससे पहले सोचना चाहिए था कि हमारे यहाँ 3 गोत्र देखकर शादी होती। मैंने भाई साहब से भी पूछकर देख लिया, वो इसके सख्त खिलाफ है। ये सुनकर विशाल अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। इधर विशाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उधर उसके फिर एक दिन गीता से मिलने उसकी जिठानी आती है। अरे गीता, कहाँ घुसी बैठी हो? कितने दिन हो गए, न कीर्तन में दिखती हो न सत्संग में आई। अरे आओ जीजी आओ। कुछ नहीं, बस यही हूँ। ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो जी नहीं किया आने का। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ जीजी, दिखा दिया। डॉक्टर का कहना है थोड़ा आराम करो, घुटनों को आराम की सख्त जरूरत है। तो बस यही मान लो कि मैं तुम्हारे आराम की दवा लेकर आई हूँ। अरे दीदी, 50 दवाई खा ली। कभी विशाल लाता है, कभी आकाश लाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे जो दवा मैं लाई हूँ ना, वो दोनों अभी तक लाए नहीं होंगे। अच्छा जीजी, क्या है बताओ तो, शायद यही फायदा कर जाए। अरे करेगी, 200% पक्के हैं हम। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया दवाई है बहू। तो बस वही लेकर आ रहे हैं हम, सारी परेशानी छू मंतर। अरे जीजी, आप तो यूं अनजान बन रही है कि आपको पता ना हो, जैसे सब खुली किताब के सामने रखा है फिर भी। तो एक बात बताओ, अगर विशाल शादी के लिए राजी नहीं है तो आकाश को क्यों घर में बैठाए हुए हो? उसकी भी तो शादी की उम्र हो चली है। अरे लेकिन वो भी तैयार नहीं है, कहता है पहले भैया फिर मैं। उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर आकाश की ताई जी उसको शादी के लिए जैसे तैसे तैयार कर लेती है और घर में बहू के रूप में आती है रीचा। रीचा को सबका खूब प्यार मिलता है, फिर चाहे वो दोनों ननद हो या फिर सास ससुर से लेकर अपने जेठ तक, जिससे रीचा अपने आप को बड़ा लकी फील करती है। देख लो, सोच लो, समझ लो, तभी कोई बात का निर्णय लो, क्योंकि एक बार का इंटीरियर अब बहुत महंगा पड़ता है। महंगा और लाखों खर्च हो जाते हैं। वही तो, अब हमारे जमाने में तो रेनोवेशन के नाम पर बस पेंट होता था, इंटीरियर जैसे तो कोई चिड़िया थी ही नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी रीचा सबके लिए चाय लेकर आती है। लो जी भाई, हम सबकी फेवरेट रीचा भाभी के हाथ की चाय भी आ गई। और मेरी चाय कहाँ है? अचानक से साक्षी को आया देख सब चौंक जाते हैं। अरे दीदी, आप इस टाइम? अरे जब चाय ऋचा के हाथ की हो तो फिर तो आना बनता ही है ना। लीजिए चाय। वैसे एक बात बोलूं दीदी, आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ से एक कप चाय ज्यादा ही बन गई, शायद आपके लिए ही थी। हाय भाभी, बस तुम्हारी यही अदा हमारा दिल जीत लेती है। अच्छा भाई, तो क्या बातें चल रही है? और तू शिखा यहाँ बैठी है, बताया तक नहीं। नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही जरा कृष्णा नगर तक बिट्टू की बुक्स के लिए काम से आई थी, मन नहीं माना तो यहाँ चली आई। बस इसी दिन के लिए तो हमने अपनी बेटियां यहाँ ब्याही थी कि कभी भी माँ बाप की कमी ना हो उनको। हाँ पापा, ये बात तो है। वैसे क्या बात चल रही थी? दीदी, हम लोग घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। मैंने तो ये सब रीचा और मम्मी के ऊपर छोड़ दिया है। अब जिसको घर में पूरा दिन रहना है, घर को सजाना संवारना है, घर उसी के हिसाब से बनना चाहिए। क्यों रीचा, सही कहा ना? थैंक यू भैया, आपने मुझे इस लायक समझा। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? शिखा के मुंह से ये सुनते ही सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। चलो चुप रहो तुम लोग, मेरी बहू का मजाक बनाते हो हर वक्त। मेरी बहू जैसी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे अब इस घर की मालकिन वही तो है, उसी से ही कहा जाएगा। तुम लोग आओगी मेरे घर काम करने। हाँ मम्मी, मुझे तो जलन होने लगी है अब तुम दोनों का प्यार देखकर।
ये सही कहा दीदी आपने। कहा भाभी की शादी से पहले मम्मी हम लोगों को दिन में 3-3 4-4 बार फोन करती थी, और अब 3-4 दिन में एक बार। अब मैं ऋचा के आने के बाद टेंशन फ्री हो गई हूँ, सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी है। अब ऋचा को भी लगने लगा था कि वो ही घर के मालकिन है। वो पूरी तरह से ये मन बना चुकी थी कि वो अब इस घर की इकलौती बहू है, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो बस। अच्छा ठीक है बेटा। ऋचा और आकाश अपने रूम में बैठे हुए हैं। फिर फाइनली भैया की शादी उन मैडम से हो ही रही है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? ऋचा मैडम नहीं है वो, अब हमारी होने वाली भाभी है, हमारे खानदान की बड़ी बहू है। अच्छा, वो बड़ी बहू, और मैं जो इतने सालों से कर करके मर गई, उसका क्या कुछ भी नहीं? ऐसी बात नहीं है ऋचा, तुम भी ना अर्थ का अनर्थ मत करो। तुमने इस घर के लिए बहुत किया, ये सब हम जानते हैं, और उसके बदले बेशक तुम्हें सबका बड़ा प्यार भी मिला है, ये तुम भी जानती हो। लेकिन वो मेरी भाभी है। अरे मेरा बहुत बड़ा सपना है जो पूरा होने जा रहा है। मेरे भैया की शादी होने जा रही है। मेरे भैया की जाएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा, मगन मैं नाचूंगा। अरे बस बहुत हो गया, अभी घर में सब जाग जाएंगे, चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। ऋचा के दिमाग में वही बात घूम रही है। अब हर वक्त ऋचा दिमाग में यही बात घुमाती रहती कि वो इस घर की इकलौती बहू नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ी बहू आने वाली है। धीरे धीरे करते करते आखिरकार विशाल की शादी का दिन भी आ जाता है, और इधर ऋचा शादी में अपनी पूरी मशक्कत लगा देती है। शादी को शांति से निपटाने में नहीं, बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा कलेश हो सकता है उसके लिए। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। और गीता, ओ गीता, वो पुरखे पूज लिए कि नहीं? अरे जी मैं तो भूल ही गई ये बात। अरे घर में भोज बन रहा और तुम ये बात कैसे भूल गए? जाओ बहुओं से कहो पहले खाना निकाल कर भोज पूज ले, फिर किसी को खाना दे दे। ऐसी बातें भूलने की तो नहीं होती गीता। अब जी आप ही सबसे बड़ी रही घर में शुरू से, तो मुझे कभी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऋचा कहाँ हो? जी मम्मी जी। जाओ जाकर पहले भोज पूज लो। कैसी उल्टी चाल चल रही हो तुम गीता? अरे अभी तक तो घर में बड़ी बहू नहीं थी, इसलिए ये सब काम छोटी करती थी, लेकिन अब हर काम बड़ी ही करेगी। जाओ ऋचा जाकर अपनी जेठानी को लेकर पुरखे पूजने ले जाओ। और हाँ, ये तिजोरी का गुच्छा ना अब उसके कमर में लटका देना, वो इस घर की बड़ी बहू है ना। ये सुनकर ऋचा के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन ताई जी के कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब घर में हर कोई ऋचा के साथ साथ मेघा को भी याद करता, जो ऋचा के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि उसे अब तक आदत हो चुकी थी इस घर की मालकिन बन के घूमने की, जो अब वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन, मम्मी जी वो दिवाली आ रही है, साड़ी दिलवाने नहीं चलोगी क्या? अब मुझसे नहीं होता, ये तुम बच्चों के वश की बात है। गली गली घूमो, एक दुकान से दूसरी दुकान, यहाँ से वहां। अरे मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और अपनी जेठानी को भी ले जाओ। अभी करवा चौथ दिवाली सारी साड़ियां एक साथ ले आओ, और हाँ मेरे लिए भी ना 2 बढ़िया सी साड़ी लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हर जगह जाओ और इनको टांग कर ले जाओ, बड़ी आई जेठानी जी। मतलब क्या है ये सब, पागल हूँ क्या मैं? भाभी, भाभी कहाँ हो? हाँ ऋचा, क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज लगाई? हाँ, वो मम्मी जी कह रही हैं कि साड़ी लेने जाओ, तो चलो हम दोनों बाजार चलते हैं। अच्छा ठीक है ऋचा, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मैं जरा किचन का ये काम समेट लूं। क्या गुफ्तगू हो रही है मेरी दोनों बहुओं में? ये सुनकर मेघा मुस्कुराने लगती है। एक बात कहूं मेघा? जी पापा जी। तुम्हारे आने से हमारे घर में जैसे रौनक आ गई है। मुझे अफसोस होता है कि मैंने फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर दी। क्या पापा जी आप भी, और मेरा क्या पापा जी? अरे तुम तो पहले से ही हम सबके दिलों पर राज कर रही हो ऋचा बेटा। तो इसी बात पर आप जरा हम लोगों को पैसे तो दे दो। अच्छा, किस बात के पैसे भाई? आज तक तो आपने कभी ऐसा नहीं पूछा पापा जी, लेकिन आज क्यों? अब तुम अकेले थोड़ी हो, तुमसे बड़ी जेठानी आ गई है तुम्हारी, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना। दिवाली की शॉपिंग के लिए। अच्छा ये लो पैसे, और अपने मन जैसी शॉपिंग करके आना। हाँ, ये जेठानी के चक्कर में हर जगह मेरा पत्ता कट रहा है। थोड़ी देर में ऋचा और मेघा दोनों शॉपिंग करने निकल गए। ये साड़ी कितनी सुंदर है ना ऋचा? अरे आप उसको छोड़ो, इसको देखो भाभी। हाँ वाकई में ये भी बड़ी सुंदर है। मेरी चॉइस का ना जवाब नहीं है भाभी, नहीं तो आपकी साड़ियाँ ऐसी इतनी सुंदर होती क्या? अच्छा देवरानी जी, ऐसी बात? अरे आप जानती नहीं हो अपनी दोनों ननदों को, कहने भर को बस 2 है लेकिन 10 के बराबर है।
अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे तो दोनों दीदियों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। अरे भाभी, आपकी शादी में ऐसी ऐसी साड़ियां ले रही थी कि अपनी सफाई वाली कमला आंटी भी ना पहने। अच्छा, ऐसा था क्या ऋचा? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है ये सब सुनकर। आपको तो सच में डरना चाहिए भाभी, क्योंकि उन दोनों में से एक भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी भैया से हो। सच में क्या? हाँ नहीं तो क्या। बस वो तो आप मेरा शुक्र मनाओ जो आप इस घर में हो, और मैंने कैसे इस घर में 4 साल निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। आपको बस यही सलाह दूंगी कि इनसे दूर रहना बस। चलो, आधा काम तो हो गया, अब आधा बाकी है। भाई मानना पड़ेगा रिचा, तुम्हारा दिमाग तो सॉलिड है भाई। अब 2 दिन बाद ही दोनों ननद मायके आती हैं। मेघा भाभी, लो आपने याद किया और हम आ गए। हाँ दीदी। अच्छा भाभी, एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो अपने हाथ की, तब तक हम मम्मी पापा के पास जाते हैं। जी दीदी, बिल्कुल। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। मिल गया काम आपको ननदों से? हाँ भाई, चाय बनाने आई हूँ। चलो कोई ना, मैं बना देती हूँ, आप परेशान ना हो। आप बस जाकर अपने रूम में आराम करो, मैं हूं ना इनको हैंडल करने के लिए। थैंक्स यार। इधर ऋचा सबके लिए चाय लेकर सासू माँ वाले रूम में पहुंचती है। क्या हो गया मेघा भाभी को? वो कहा, मैंने तो उनको चाय बनाने को कहा था। वो भाभी अपने रूम में आराम कर रही है। आराम कर रही है? ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, उसको ठीक नहीं लग रहा होगा। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है ऋचा। चाय वैसे मेघा बहू भी बड़ी अच्छी बनाती है। चलो मैं चलिए अपना सत्संग सुनने, और यहाँ बहू बेटियों को बैठने दो, हम बाहर टीवी चलते हैं, चलो जी। इतना कहकर गीता जी और नरेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। भाभी, ये क्या हुआ बड़ी भाभी को अचानक से? हाँ भाभी, परसों ही तो 1 घंटा बात की थी मैंने उनसे, सब बढ़िया था एकदम, फिर अचानक से। अरे दीदी, आप लोगों को अब क्या ही बताऊं, ऐसा ही नेचर है इनका, समझ में नहीं आता। बस पूरा दिन मायके वालों से फोन पर बात करना और अपने रूम में बंद रहना। अब आप लोग आई तो कहने लगे ये चाय मुझे नहीं बनाई जाएगी। आपने देख लिया ना, आपके आने पर कितना फीका रिएक्शन था। अच्छा, आपने भी नोटिस किया क्या? हमने भी देखा। अब कितनी अच्छी हो, हम सब कितने खुश रहते ना साथ में। अच्छा दीदी, प्लीज कभी कुछ कहना नहीं उनसे, मैं नहीं चाहती मेरे कारण कभी झगड़ा हो घर में। अरे नहीं भाभी, अब चिंता ना करो। अब साक्षी और शिखा पूरा दिन बिताने के बाद शाम को घर जाने लगती है। तब मेघा अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। आप लोग जा रहे दीदी? हाँ भाभी। अब शाम हो गई है तो खाना खाकर। नहीं भाभी, आपने जो चाय बनाई वही बहुत टेस्टी थी, अब हम चलेंगे। मेघा को अपनी दोनों ननद का ऐसा रिएक्शन बड़ा ही गंदा लगता है और दोनों ननद वापस चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर ऋचा के कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही थी, वो तो सिर्फ ऋचा या उसकी माँ ही जानती थी। बस मम्मी, तुम्हारी बेटी ने सारा मामला सेट कर दिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ऐसा दोनों को आपस में भिड़वाया है कि कभी सुलझेगी नहीं ये गुत्थी। अरे धीरे बोल बेटा, तू भी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं किसी दिन किसी ने कुछ सुन लिया तो? नहीं मम्मी, मैं बहुत चालाक हूँ, आप उसका टेंशन ना लो, कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो अभी मैं रखती हूँ, अब जाकर जेठानी जी के कान भी तो भरना है। अगले दिन ऋचा और मेघा किचन में काम कर रहे थे। देखा भाभी, मैंने आपसे सही कहा था ना, आप मत जाओ चाय लेकर। मैं जब गई तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ ऋचा? अरे तीनों माँ बेटी ऐसे बुराई करने में लगी थी हम दोनों की कि बस कुछ पूछो मत। अब ऋचा इसी तरह से हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर कभी भी दोनों ननद और मेघा का आमना सामना नहीं होने देती थी, जिससे तीनों के दिल में बहुत दूरियां आ गई थी। धीरे धीरे करते दिवाली के त्योहार के बाद भाई दूज भी आ जाता है और दोनों बहन अपने भाई भाभीियों को टीका करने आती है। हाय, नजर ना लगे। सच में ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी नौटंकी करती है दोनों। हाँ दीदी, लेकिन आप लोगों ने इतनी देर कर दी। क्या सोच रही है भाभी? भाभी बताओ ना, आप हम लोगों से उतने अच्छे से बात क्यों नहीं करती? सच में बता दो अपने दिल की बात। हाँ, हम यही तो चाहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये दिन देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, लेकिन उसके लिए देर भी तो आप ही ने की। ये सुनकर साक्षी और शिखा एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। हम समझे नहीं भाभी। अब क्या कहना चाहती हैं? ये सुनकर ऋचा की तो जैसे सांस ही अटक गई और वो पानी पीने किचन में चली गई। यही कि आप दोनों तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में आऊं। ये तुमसे किसने कहा मेघा बहू? ये तो मैंने भी आज पहली बार सुना मेघा। बात तो भैया की सही है, बल्कि दोनों दीदियों ने पूरा जोर लगा दिया था कि आप इस घर में हमारी भाभी बनकर आओ। क्या? ऋचा, ऋचा!
इधर ऋचा अब किचन में से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, उसे आना तो था ही। जी भाभी। ऋचा, ये तुमने क्या सुना जो अभी आकाश भैया ने कहा? ऋचा बिना कुछ बोले जाने लगती है, लेकिन मेघा उसका हाथ पकड़ लेती है और सब लोग ऋचा की चुप्पी से अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे मेघा हर एक बात सबके सामने बताती है और ऋचा सर नीचे किए बैठी रहती है। अरे ऐसी एक देवरानी से अच्छी 10 ननद है। तुमने ये क्या किया ऋचा? मेरा इतना सुंदर टाइम पीरियड इस कलेश और टेंशन में निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं मेघा, गलती सबसे हो जाती है। अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो चलो, और तुम चारों गले लग जाओ। लेकिन पहले ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि आपके आने के बाद अब सब आपसे ज्यादा प्यार करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, आप दोनों की अपनी अपनी जगह है भाभी। आओ सब प्यार से गले लग जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ।